हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी चल रही होगी आप लोगों की पढ़ाई। तो हम लोग आने वाले ये हमारे एग्ज़ाम के लिए जो टीचिंग एप्टीट्यूड है उसका चैप्टर वाइज एमसीक्यू को डिस्कस कर रहे हैं। तो इसका आज ये सेकंड पार्ट होगा और आज हम लोग बात करेंगे टीचिंग एप्टीट्यूड की कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बेसिक रिक्वायरमेंट्स की। और ये आपको आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही हेल्प करेगा। लेकिन आप ये मत समझिए कि क्वेश्चन एज इट इज़ मिलेंगे, लेकिन आपको क्वेश्चन ऐसे ही देखने को मिलेंगे। और जो ये हमारे से एग्ज़ाम है वो एक ऐसा पेपर है जहाँ पे इंग्लिश तो फैक्ट होगी, हिंदी भी होगा फैक्ट, आईसीटी भी होगा, ठीक है। और उसके लिए हम लोग प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। लेकिन यदि हम बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की तो वो उसका बहुत ही बड़ा रोल है सिलेक्शन में, ये हमारे से एग्ज़ाम्स के। और ये वो जो टीचिंग एप्टीट्यूड है वो ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी भी एक बुक से आप पढ़िए उसको रट के दे दीजिए, क्योंकि फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन तो यहाँ पे पूछे ही नहीं जाते। बस उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग बहुत ही अच्छी लेवल की होनी चाहिए। और एग्ज़ाम्स में जब आप बैठे तो वहाँ पे आपका जो थॉट प्रोसेस है वो एज अ टीचर होना चाहिए। और जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो अपने आप को स्टूडेंट की तरह नहीं, अपने आप को एज अ टीचर ट्रीट करें, ठीक है। तभी आप उसको बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे और उसका आंसर दे पाएंगे। क्योंकि वहाँ पे मेनली क्या होता है, मोस्ट सुटेबल आंसर पूछे जाते हैं। कई बार लगता है कि ये भी सही है और होता भी सही है, लेकिन आयोग के द्वारा कुछ और भी मान लिया जाता है। तो हमें देखना है कि कौन सा सबसे अच्छा आंसर होगा, कौन सा सबसे अच्छा विकल्प होगा जो बच्चे के लिए सही होगा, ठीक है। तो सारा कुछ आंसर हमें बच्चे को ध्यान में रख के, स्टूडेंट को ध्यान में रख के देना है। तो इसके लिए कोई भी ऐसी बुक नहीं है सिंगल जो आप पढ़े और जाए जाके दे दे और आपका सही हो जाएगा, नहीं। इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस लगाने हैं, PYQ देखना है। पहले सबसे पहले 2023 में एक पेपर हुआ था, आप उसे देखिए, समझिए और उसके बाद PYQs लगाइए जितना। और अभी इतना टाइम भी नहीं है कि कोई एक बुक उठाएंगे और उसको पढ़ लेंगे, नहीं। आपको PYQ लगाना पड़ेगा एंड देन उसके बाद क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितना हो सके प्रैक्टिस करिए टीचिंग एप्टीट्यूड की। तो इसके लिए जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस की मॉक टेस्ट लगाइए। क्योंकि जितनी ही अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी उतना ही अच्छा आप क्वेश्चंस को समझ पाएंगे और उतना ही अच्छा आंसर्स कर पाएंगे। और जब क्वेश्चन लगाइए उसको प्रैक्टिस करिए, तो वहाँ पे क्या गलत हो रहा है, क्यों गलत हो रहा है, बस उसको मार्क करिए। और अपनी एक नोटबुक बनाइए, मिस्टेक बुक, ठीक है, जिसमें जो आपकी की गलतियाँ हैं उनको नोट करिए। तो यही एक तरीका है अभी 1 महीने में इसको अच्छे से तैयार करने का। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मस्तिष्क मतलब कि जो ब्रेन होता है इसका कौन सा क्षेत्र होता है जो नई सूचनाएं, विशेषकर यदि वह शाब्दिक है तो उसके अधिगम की हमारी योग्यता में अंतरग्रस्त होता है। तो हमारे ब्रेन का कौन सा ऐसा भाग होता है जो कि नई सूचनाएं, जो नई इन्फॉर्मेशन है उनको एकत्र करता है। तो इसमें सेरेब्रम भी है, हिप्पोकैम्पस भी है एंड थैलेमस भी है। और ये एक फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसे तो आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है उनको तो समझना ही पड़ेगा। नेक्स्ट है, नीचे 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि कार्यशील स्मृति मतलब कि वर्किंग मेमोरी का जो विकासात्मक पथ होता है इसमें बाल्यकाल में वृद्धि होती है, ठीक है। जो वर्किंग मेमोरी होती है इसमें वृद्धि कब होती है, जब चाइल्डहुड एज में ही होती है। और जैसे ही आयु बढ़ती है उसके साथ ही ये घटती जाती है। पहला स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। एंड सेकंड कह रहा है कि जो कार्य स्मृति है इस पर सतत दबाव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब क्या कह रहा है कि वर्किंग मेमोरी डज नॉट गेट एडवर्सली अफेक्टेड बाय ऑनगोइंग स्ट्रेस। बिल्कुल, अगर आप स्ट्रेस लेंगे तो जो आपकी वर्किंग मेमोरी है तो उस पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन ये कह रहा है कि इस पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता। तो इसका दूसरा स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला करेक्ट है। तो जो कार्यशील स्मृति है ये संज्ञानात्मक मतलब कि कॉग्निटिव प्रणाली का ही अंग होता है और जिसकी क्षमता सीमित होती है, लिमिटेड होती है, ठीक है, वर्किंग मेमोरी की। और कुछ अस्थायी रूप से कुछ सूचनाओं को संग्रहित कर सकती है। कार्यशील स्मृति का जो विकास पथ होता है इसमें जो बाल्यकाल, चाइल्डहुड में ही ग्रोथ होती है, लेकिन जैसे जैसे हम बढ़ते हैं वैसे वैसे क्या ये वर्किंग मेमोरी घटती जाती है और इस पर सतत प्रभाव यानी कि ऑन गोइंग स्ट्रेस का प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ता है। देखते हैं, हम लोग बच्चे थे, जब स्टूडेंट थे, स्कूल में थे, तो कोई भी चीज़ कितनी जल्दी बड़े बड़े पैराग्राफ 1-1, 2-2 पेजेस के आंसर्स वो रट लिए जाते थे।
लेकिन क्या अभी एक पैराग्राफ भी पढ़ने के बाद याद रहता है? तो क्या होता है, जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे क्या होता है, वैसे वैसे वर्किंग मेमोरी घटती जाती है धीरे धीरे। नेक्स्ट है अनुसंधान मतलब कि रिसर्च में प्रभावी शिक्षण इफेक्टिव टीचिंग का मुख्य व्यवहार किसे माना जाएगा? तो ये हो जाएगा टीचर टास्क ओरिएंटेशन को। नेक्स्ट अब हम लोग प्रभावी शिक्षण मतलब कि इफेक्टिव टीचिंग के लिए मुख्य जो व्यवहार होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, उनके योगदान की बात करेंगे और उनसे जुड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, जिसमें पहला है पाठ स्पष्टता मतलब कि लेसन क्लियरिटी। ये क्या करता है, ये सभी जो विद्यार्थी हैं, सभी स्टूडेंट हैं, उनको सीधा मतलब उनको डायरेक्ट श्रवण करना मतलब कि सुनना, मौखिक वाक्य प्रस्तुति देता है। ठीक है, तो सभी जो पाठ की स्पष्टता होती है, लेसन की क्लियरिटी होती है, ये सभी विद्यार्थियों को सीधे श्रवणीय मौखिक वाक्य प्रस्तुति प्रदान करता है। दूसरा कह रहा है कि अनुदेश वैविध्य मतलब कि इंस्ट्रक्शनल इन लर्निंग। तो इसमें क्या होता है कि जो पाठ की प्रस्तुति होती है उसकी अवधि में शिक्षक के वाक्य प्रस्तुति की नम्यता होती है। एंड शिक्षण प्रक्रिया में संलिप्तति की बात करें तो यानी कि संलिप्तति मतलब कि इंगेजमेंट इन लर्निंग प्रोसेस। तो इसमें क्या होता है कि कक्षा में छात्र के द्वारा जो अधिगम हेतु निष्ठापूर्व लगाए गए समय की मात्रा शामिल होती है। एंड छात्र सफलता स्तर की बात करें यदि हम, तो ये क्या होता है कि छात्रों के अवबोधन की जो आवृत्ति है और उनके द्वारा अभ्यासों का सही तरीके से पूरा करना इसमें शामिल होता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कुछ बुनियादी अध्यापन क्षमताओं की सूची है जिन्हें अध्यापन संबंधी विभिन्न शोध मतलब कि विभिन्न रिसर्च के माध्यम से चिन्हित किया गया है। उन्हें चुनिए जो व्यवहार अनुक्षेत्र की क्षमताएं हैं और उनमें से कौन सी क्षमताएं जो व्यवहार अनुक्षेत्र के अंतर्गत आती हैं। बताना है कि विच अमंग ऑफ देम फॉल इन द डोमेन ऑफ बिहेवियरल कॉम्पिटेंसी में कौन सा आता है। तो इसमें सेल्फ एफिशिएंसी नहीं शामिल है, इसमें है प्लानिंग, तो इसमें नियंत्रण की संस्थिति भी नहीं है, इसमें है कम्युनिकेटिंग मतलब कि संप्रेषण, नमनीयता नहीं है, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं शामिल, इसमें है प्लानिंग करना एंड कम्युनिकेट करना मतलब B&D। जो व्यवहारिक योग्यता होती है वह किसी भी व्यवहार विशेषताओं और व्यक्तित्व लक्षणों को संदर्भित करती है। ठीक है, जैसे कि यदि हम बात करें ज्ञान और कौशल की, यह निर्धारित करने में यह सहायता कर सकता है कि वह जिस नौकरी के लिए आवेदन कर रहा है, अप्लाई कर रहा है, वह उसमें कितना सफल होगा। ठीक है, उसी प्रकार से जो व्यवहारिक योग्यता है वो व्यवहार के सेटों को प्रदर्शित करता है। ठीक है, और नियोजन करना मतलब प्लानिंग तथा कम्युनिकेटिंग संप्रेषण, ये व्यवहारिक योग्यता डोमेन के भाग हैं। तो व्यवहारिक योग्यता के भाग कौन कौन से हैं, प्लानिंग करना एंड डोमेन मतलब कि कम्युनिकेट करना। निम्नलिखित में से कौन सी एक अच्छे गुड टीचर की क्वालिटी नहीं है। अच्छा टीचर क्या करता है, साउंड नॉलेज ऑफ सब्जेक्ट मैटर मतलब कि जो विषय वस्तु है उसकी ठोस जानकारी रखता है। इसमें साउंड नॉलेज नहीं होना चाहिए, गुड नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, तो इसका पहला करेक्ट है। दूसरा करेक्ट उसका गुड कम्युनिकेशन स्किल होने चाहिए, ये तो बहुत जरूरी है एक अच्छे टीचर के लिए, तो सेकंड भी करेक्ट है। एंड थर्ड कह रहा है कि वो पढ़ाई गई जो विषय वस्तु है उसको समझने में विद्यार्थियों की सहायता भी करनी चाहिए अच्छे टीचर को, बिल्कुल। थर्ड कह रहा है कि विद्यार्थियों को कक्षा नोट्स बनाने में सहायता करना चाहिए। वैसे देखने में ये भी पॉजिटिव लग रहा है कि हाँ टीचर को ऐसा करना चाहिए, लेकिन तो यह एक अच्छे टीचर की विशेषता नहीं है, तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी। और उसे एक प्रभावशाली वक्ता भी होना चाहिए, आत्मविश्वासी भी होना चाहिए तथा प्रेरित करने की क्षमता। ठीक है, ये एक पॉजिटिव है। अगर हम बच्चों को अच्छे से पढ़ाएंगे, उन्हें सहायता देंगे, ठीक है, उन्हें समझाएंगे, प्रेरित करेंगे, तो वो खुद ही अपना एक नोट्स तैयार कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है शिक्षण प्रभावकारिता को प्रभावित करने वाला सर्वाधिक प्रबल कारक कौन सा है, मतलब कि द मोस्ट पावरफुल फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग इफेक्टिवनेस। तो ये हो जाएगी व्यावसायिक दक्षता मतलब कि प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी, यही शिक्षण प्रभावकारिता को सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। जो व्यावसायिक दक्षता है यही आधुनिक युग की मांग है। यह दक्षता या फिर शिक्षण छात्रों को जीविकोपार्जन करने के योग्य बनाती है, जो व्यावसायिक शिक्षा है। और शिक्षा के क्षेत्र में व्यावसायिक शिक्षा को जोड़ने का पहला प्रयास किया गया था कोठारी कमीशन 1964 के द्वारा, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी समूह में सामाजिक व्यवहार के पैटर्न को मापने की तकनीकें क्या कहलाती हैं, तो ये कहलाती हैं सोशियोमेट्री मतलब कि समाजमिति। नेक्स्ट है अधिगमकर्ता की प्रमुख विशेषताएं दी गई है और उनसे जुड़ी व्याख्या है। तो अकादमिक विशेषता क्या होती है, तो इसका अर्थ होता है कि जो अधिगमकर्ता है वह आवश्यकता पड़ने पर अपने पाठ्यक्रम में विभिन्न तथ्यों का चयन करता है। अकादमिक विशेषताएं ये है। सामाजिक विशेषताएं क्या हैं,
तो ये हो जाएगा कि जो अधिगम करता है वो समकक्षों के टीम मेंबर के रूप में भी कार्य करता है। थर्ड है भावनात्मक विशेषताएं, मतलब कि इमोशनल कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो जो अधिगम करता है वो अपनी कक्षा के सदस्यों की पसंद और नापसंद दृष्टि से व्यक्तिगत मतभेदों को सम्मान देना भी शुरू करता है। ये आता है इमोशनल विशेषताओं में। एंड कॉग्निटिव की बात करें तो जो अधिगम करता है वो संबंधित संदेश का सही रूप में संकेतन और विसंकेतन करता है। संकेतन और विसंकेतन मतलब कि डिकोड एंड इनकोड। नेक्स्ट है व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स फॉर ऑर्गेनाइजिंग टीचिंग एट अंडरस्टैंडिंग लेवल। अवबोध स्तर मतलब कि अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये शब्द याद रखिएगा। जैसे अवबोध स्तर को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल पर शिक्षण आयोजित करने हेतु मुख्य आवश्यकताएं क्या होनी चाहिए, बेसिक रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। बेसिक की बात करा, जो एक बेसिक नीड होती है वह, जैसे कि प्रस्तुत किए जा रहे जो तथ्य हैं, फैक्ट हैं और अवधारणा मतलब कि कॉन्सेप्ट हैं, इनसे संबंधित बड़ी संख्या में सकारात्मक और नकारात्मक उदाहरण देना चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है पहला। जो भी हम फैक्ट या फिर कॉन्सेप्ट दे रहे हैं, ठीक है, स्टूडेंट को, उसके बारे में पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही एग्जाम्पल्स बताने चाहिए। सेकंड कह रहा है कि तथ्यों को रेखांकित करने वाली मुख्य विशेषताओं को याद करने पर भी बल देते हुए उनकी प्रस्तुति देनी चाहिए। तो इसका दूसरा गलत है। थर्ड कह रहा है कि आप अपेक्षित सूचना को तुरंत उपलब्ध करने का अवसर प्रदान करना चाहिए, गिविंग अपॉर्चुनिटी टू प्रॉम्प्टली सप्लाई द नीड इन्फॉर्मेशन। तो जो अपेक्षित सूचना होती है उसको तुरंत उपलब्ध करने का अवसर नहीं प्रदान करना चाहिए, तो इसका सी भी गलत है। फोर्थ कह रहा है कि किसी भी मुद्दे के, कोई भी इशू है, इसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं की जांच के लिए परिचर्चा भी आयोजित करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। 4 एंड 5 क्या कह रहा है कि विद्यार्थियों को प्रस्तुत तथ्य जो हैं उनकी स्वयं के द्वारा व्याख्या करने का अवसर प्रदान करना चाहिए। यस, बिल्कुल करेक्ट है। यदि स्टूडेंट्स जो फैक्ट हैं उनकी खुद से व्याख्या करेंगे, खुद से उनको डिस्क्राइब करेंगे, तो क्या उनकी बहुत ही अच्छी समझ डेवलप होगी। और ये क्वेश्चन भी बात कर रहा है अंडरस्टैंडिंग लेवल की, तो इसका सही हो जाएगा 1, 4 एंड 5। नेक्स्ट है व्हाट इज द फोकस ऑफ कंसर्न इन अंडरस्टैंडिंग लेवल टीचिंग। अवबोध शिक्षण स्तर में महत्वपूर्ण क्या होना चाहिए। तो ये हो जाएगा जो तथ्य हैं, फैक्ट और विचार के बीच संबंध को देखने के दायरे का संवर्धन, मतलब कि प्रमोशन ऑफ स्कोप फॉर सीकिंग ऑफ रिलेशनशिप अमंग फैक्ट्स एंड आइडियाज। तो इसका ऑप्शन ए ही सही है। सेकंड की बात करें यदि हम, तो तथ्य और सूचना के स्मरण और अभिमान को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए, मतलब कि हमें उन्हें फैक्ट्स को लर्न करने के लिए इनकरेज नहीं करना चाहिए, फैक्ट्स को लर्न करने की बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो लर्न करेंगे तो समझेंगे नहीं और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल ही डेवलप नहीं होगी, तो दूसरा गलत हो जाएगा। थर्ड ये कह रहा है कि जो समस्या है इसका पता लगाना और इस प्रकार प्रस्तुत जो समस्या है उनके समाधान की खोज करना। सिर्फ समस्या का पता लगाकर उनके समाधान की खोज करेंगे तब भी उनकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। एंड डी कह रहा है कि अधिगम में आनंद और उससे जुड़े रहने की भावना का विकास करना, इससे भी किसी भी प्रकार का अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप होगी। इसका सिर्फ सही है ऑप्शन बी। इसका सही सिर्फ सही है ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से उन विशेषताओं की पहचान कीजिए जो एक प्रभावी अध्यापक यानी कि इफेक्टिव टीचर बनने के लिए सहायक व्यवहार के वर्ग के अंतर्गत आता है। सहायक व्यवहार क्या होता है, मतलब कि हेल्पिंग बिहेवियर, ठीक है, इंग्लिश में भी देख लिया करिए कि ये हो जाएगा हेल्पिंग बिहेवियर। तो एक अच्छी टीचर बनने के लिए हेल्पिंग बिहेवियर कैसा होना चाहिए, स्ट्रक्चरिंग होना चाहिए, मतलब कि संरचना बनाने वाला होना चाहिए। स्टूडेंट सक्सेस रेट की बात नहीं करता है कोई भी अच्छा टीचर, कोई भी इफेक्टिव टीचर, ठीक है, सक्सेस रेट की बात नहीं करता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी गलत हो जाएगा। यूजिंग स्टूडेंट आइडियाज़, जो विद्यार्थी मत हैं इनका प्रयोग करना चाहिए। यस, इस जो स्टूडेंट्स के आइडियाज़ हैं, ठीक है, उनका प्रयोग करना चाहिए एक अच्छे टीचर को। डी कह रहा है कि प्रोबिंग करना, मतलब कि एक अच्छे टीचर को क्या परीक्षण भी करना चाहिए, एक हेल्पिंग बिहेवियर में आता है ये भी परीक्षण करना भी। यस, इसका 4 भी करेक्ट है। फिफ्थ कह रहा है कि अनुदेशात्मक विविधता, मतलब कि इंस्ट्रक्शनल वैरायटी होगी, तो क्या ये हेल्पिंग बिहेवियर होगा, नहीं, तो इंस्ट्रक्शन देना ये हेल्पिंग बिहेवियर में नहीं शामिल होता है, तो इसका 5th तो गलत हो जाएगा। इसका सही होगा 1st, 3rd एंड 4th। नेक्स्ट है शिक्षण की निम्नलिखित सक्षमताओं की सूची में से उनकी पहचान कीजिए जो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति, मतलब कि पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड से संबंधित है। तो कौन सा ऐसा है जो पर्सनालिटी से संबंधित है एंड एटीट्यूड से संबंधित है। तो यहाँ पे मैनेजिंग करना, मतलब कि प्रबंध करना, क्या व्यक्तित्व मतलब कि पर्सनालिटी से संबंधित है, तो नहीं।
मॉनिटरिंग करना भी नहीं शामिल है। इसमें लोकस ऑफ कंट्रोल मतलब कि जो नियंत्रण की संस्थिति होती है या पर्सनालिटी एंड एटीट्यूड से संबंधित होती है, प्लानिंग करना भी नहीं आता इसमें। इसमें आता है आत्म प्रभावोत्पादकता मतलब कि सेल्फ एफिकेसी, तो इसका हो जाएगा 3 और 5। तो व्यक्तित्व और अभिवृत्ति से संबंधित जो शिक्षण क्षमता होती है उनमें है नियंत्रण की संस्थिति होनी चाहिए एंड आत्म प्रभावोत्पादकता भी होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसके संवर्धन से शिक्षण कार्य जो है वो प्रशिक्षण और अनुबंधन से भिन्न होता है, यानी कि टीचिंग डिफर्स फ्रॉम ट्रेनिंग एंड कंडीशनिंग इज सो फार एज इट प्रॉम्प्ट्स। तो ये हो जाएगा क्रिटिकल थिंकिंग से, ठीक है, आलोचनात्मक चिंतन के द्वारा। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। जो क्रिटिकल थिंकिंग होती है यानी कि आलोचनात्मक चिंतन जो होता है उसके फलीभूत शिक्षण कार्य प्रायः प्रशिक्षण और अनुबंधन से अलग होते हैं। जो शिक्षण कार्य है वह किसी संप्रत्यय निर्माण के लिए मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक है, और जो प्रशिक्षण होता है और अनुबंधन वो उस संप्रत्यय को संरचित और संगठित करने का कार्य करते हैं, जिससे कि जो एक ही संप्रत्यय है उससे अलग अलग कौशल का विभिन्न कौशल का निर्माण किया जा सके। नेक्स्ट है नीचे पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में निम्नलिखित में से किस प्रकार के शोध पर बल दिया गया है। तो उसमें दृश्य घटना के शोध रिसर्च पर बल दिया गया है, नृ जातीय रिसर्च एंड क्रियात्मक शोध पर बल दिया गया है पश्च प्रत्यक्षवादी उपागम में। तो इसका हो जाएगा बी, सी एंड ई। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समावेशी शिक्षण की अवधारणा की व्याख्या करता है। तो जो समावेशी शिक्षण होता है, शिक्षक नैसर्गिक रूप से प्रतिभावान विद्यार्थियों को अधिगम को सुकर बनाता है, पूरी तरह से गलत है। क्या एक जो टीचर होगा क्या वो सिर्फ प्रतिभावान विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुगम बनाएगा? नहीं, वो तो सभी के लिए समान कार्य करेगा ना। तो इसका पहला तो गलत हो गया। शिक्षक कमजोर विद्यार्थियों के लिए अधिगम को सुकर बनाता है, नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है कि जो शिक्षक है वो विद्यार्थियों को सिखाने के लिए उनके माता पिता का सहयोग लेता है, ये भी गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि जो शिक्षक है वो विभिन्न पृष्ठभूमियों के जो विद्यार्थी हैं उनको एक ही कक्षा में एक साथ सिखाएगा, तो वही हो जाएगा इंक्लूसिव टीचिंग, ठीक है, समावेशी शिक्षण। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन कक्षागत शिक्षण की विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। विच अमंग द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बेस्ट द क्वालिटी ऑफ टीचिंग इन क्लासरूम। कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से नहीं, कक्षा में पूर्ण उपस्थिति के माध्यम से नहीं होगा इसमें। कक्षा में अनेक सहायक शिक्षण सामग्री के माध्यम से भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि इसमें पूछा है बेस्ट, ठीक है, इंग्लिश में देखिए इसमें पूछा है बेस्ट क्वालिटी क्या है क्लासरूम टीचिंग के। क्या कक्षा में छात्रों का मौन सुनिश्चित करने के माध्यम से, मतलब कि हम स्टूडेंट्स को साइलेंस करके पढ़ाएंगे तो क्या वो बहुत ही बेस्ट क्लासरूम होगा, क्लासरूम टीचिंग होगी? नहीं, ये भी नहीं होगा। डी कह रहा है कि कक्षा में छात्रों द्वारा गुणवत्तापूर्ण मतलब कि क्वालिटी क्वेश्चन पूछने के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं और ये बेस्ट क्लासरूम टीचिंग होगी, ठीक है। यदि हमें क्लासरूम टीचिंग करनी तो क्या करेंगे, कक्षा में जो स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा हम क्वालिटी क्वेश्चंस पूछेंगे। तो कक्षागत शिक्षण मतलब कि क्लासरूम टीचिंग का मतलब क्या है कि टीचर के द्वारा कक्षा में स्टूडेंट्स को सीखने के लिए तैयार करना और उनके लिए जो सीखने की उपयुक्त परिस्थिति है उसका निर्माण करना चाहिए एक टीचर को, और उनके व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाना भी, डिजायरेबल चेंज लाना चाहिए। और इसमें क्या होगा, टीचर एंड स्टूडेंट दोनों ही क्रियाशील होंगे, दोनों ही एक्टिव होंगे, और कक्षा में छात्रों के द्वारा गुणवत्तापूर्ण प्रश्न पूछना, ये सभी कक्षागत शिक्षण की उच्च विशेषताओं को प्रदर्शित करता है। छात्रों की शैक्षिक निष्पत्ति में सुधार लाया जा सकता है यदि उनके माँ बाप को प्रेरित किया जाए। किस लिए प्रेरित किया जाए, तो अपने बालकों के कार्य के निरीक्षण के लिए प्रेरित किया जाए, कि जो माता पिता हैं वो अपने बालक के जो कार्य है उनको निरीक्षण करें। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, स्टूडेंट की जो शैक्षिक निष्पत्ति है उसमें हम चेंज ला सकते हैं। तो इसलिए इसका हो जाएगा ऑप्शन ए। अतिरिक्त ट्यूशन की व्यवस्था करना, ये तो निगेटिव हो जाएगा, हालांकि आजकल सब कर रहे हैं लेकिन ये निगेटिव है, ठीक है। इसके बारे में चिंता ना करें, बिल्कुल गलत है, चिंता ना करें, इससे क्या सुधार आएगा, नहीं, ये भी नहीं आएगा। बार बार अध्यापक के साथ अंतःक्रिया करने से भी कुछ सुधार नहीं आएगा। इसका सिर्फ मोस्ट पॉसिबल आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट है अध्यापन की सर्वोत्तम प्रणाली कौन सी है। जानकारी प्रदान करने से सिर्फ नहीं, छात्रों से पुस्तक पढ़ने के लिए कहेंगे तो क्या सर्वोत्तम प्रणाली हो जाएगी, नहीं। सी कह रहा है कि अच्छी संदर्भ सामग्री का सुझाव देना, क्या हम सिर्फ सुझाव देने से पढ़ा सकते हैं बच्चों को, नहीं,
ये तो गलत हो जाएगा। डी कह रहा है कि चर्चा प्रारंभ करने की पहल करना और उसमें खुद भाग लेना, मतलब कि खुद पार्टिसिपेट करना, सिर्फ बाहर खड़े रह के सुझाव नहीं देना। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है प्रमुख संज्ञानात्मक अंतर विनियम दिए गए हैं और जो संज्ञानात्मक यानी कि कॉग्निटिव उनको बढ़ावा देने के लिए मूलभूत कौन कौन सी आवश्यकताएं हैं। तो यदि हम स्मृति लेवल की यानी कि मेमोरी लेवल पे बात करें यदि, तो इसको बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए, प्रस्तुतिकरण के दौरान जो दिए गए महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनको दर्ज करना चाहिए। तो इससे क्या, इससे हमारी मेमोरी लेवल स्ट्रांग होगी। अवबोध स्तर यानी कि अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए कि किसी भी बिंदु यानी कि कोई भी पॉइंट है उसके एग्जाम्पल्स और नॉन एग्जाम्पल्स को अलग करने का अवसर देना चाहिए। इससे क्या होगा कि बच्चे सोचेंगे और उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल डेवलप होगी। एंड सी कह रहा है कि विमर्शीय स्तर मतलब कि रिफ्लेक्टिव लेवल पे जो विवेच्य बिंदु हैं उनका आलोचनात्मक विश्लेषण करना चाहिए और उन पर चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट है शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में निम्नांकित कथनों के समुच्चय में से कौन सा स्वीकार्य कथन है। अपना उत्तर दर्शाने के लिए सही कूट का चयन करना है। बात कर रहा है शिक्षण अधिगम संबंधों के संदर्भ में। पहला क्या कह रहा है कि जब छात्र किसी परीक्षा में असफल होता है यानी कि फेल होते हैं तो वह शिक्षक है जो असफल हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब कोई स्टूडेंट फेल हुआ तो इसका मतलब है कि वह टीचर भी फेल हुआ है। ठीक है, वहाँ पे वो स्टूडेंट नहीं, वो टीचर फेल हुआ है। ठीक है, क्योंकि उस टीचर ने पढ़ाया है। तो यस, इसका ऑप्शन ए करेक्ट है। सेकंड कह रहा है कि प्रत्येक शिक्षण का उद्देश्य अधिगम को सुनिश्चित करना होता है, यानी कि एवरी टीचिंग मस्ट एम क्या है, इंश्योर लर्निंग। अगर आप पढ़ा रहे हैं तो उसके आपका एम क्या है कि बच्चे सीखें। बिल्कुल दूसरा करेक्ट है। तीसरा कह रहा है कि अधिगम के बिना शिक्षण हो सकता है। तो यस, इसका तीसरा भी करेक्ट है। 4 कह रहा है कि शिक्षण के बिना कोई अधिगम नहीं हो सकता, यानी कि देयर कैन बी नो लर्निंग विदाउट टीचिंग। ऐसा नहीं है, कई बार हम बिना टीचिंग के बिना क्लास में रह भी बहुत कुछ सीखते हैं, तो वो भी एक प्रकार की तो लर्निंग ही हुई ना। तो इसका 4 गलत हो जाएगा। एंड 5th कह रहा है कि कोई भी जो शिक्षक है वो शिक्षण करता है लेकिन वह सीखता भी है। यस, आप टीचर हैं, ठीक है, आप टीचर होकर सोचिए कि आप टीचर हैं, आप किसी बच्चे को पढ़ा रहे हैं तो आप खुद भी तो वो सीख रहे हैं ना। तो यस, इसका 5th बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एंड 6 कह रहा है कि वास्तविक अधिगम का अभिप्राय क्या होता है कि कंठस्थ किया जाने वाला अधिगम। सबसे पहले तो यहाँ पे आ गया रोट लर्निंग और ये नेगेटिव वर्ड है तो इसको ऐसे ही काट दीजिए। यहाँ पे यदि आप 6 को एलिमिनेट करेंगे किसी एक को भी, तो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे भी 6 है और हम लोगों ने देखा 4th भी गलत था। तो इसका सिर्फ हो जाएगा ऑप्शन बी 1, 2, 3 एंड 5। निम्नलिखित कथनों के समुच्चय में कौन सा शिक्षण अधिगम के प्रकृति और उद्देश्य को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है। बात कर रहा है टीचिंग के नेचर एंड ऑब्जेक्टिव्स की। पहला कह रहा है कि शिक्षण विक्रय के समान है और अधिगम खरीदारी के जैसा है, मतलब कि टीचिंग इज लाइक सेलिंग एंड लर्निंग इज लाइक बाइंग। यानी कि जब कोई टीचर पढ़ा रहा है तो क्या वो विक्रय मतलब कि किसी सामान को बेचने के समान है? नहीं, ये तो पूरी तरह से नेगेटिव वर्ड है, एकदम गलत हो जाएगा। सेकंड कह रहा है कि शिक्षण सामाजिक कृत्य है जबकि अधिगम व्यक्तिगत कृत्य है। यस, टीचिंग इज अ सोशल एक्ट वाइल लर्निंग इज अ पर्सनल एक्ट। यस, बिल्कुल करेक्ट है और ऐसा ही क्वेश्चन हम लोगों ने EMRS के प्रैक्टिस सेट में सॉल्व किया था। ठीक है, उसको याद रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि शिक्षण में अधिगम निहित है जबकि अधिगम जो है वो शिक्षण को समाहित नहीं करता। इसका मतलब क्या होगा इसका मतलब क्या हुआ कि टीचिंग इम्प्लाइज लर्निंग। यदि हम शिक्षण करते हैं तो उसमें लर्निंग तो होती ही है। ठीक है, वेयर एज लर्निंग यानी कि जब हम सीख रहे होते हैं, इसका मतलब जरूरी नहीं है कि जो हम सीख रहे हैं वो किसी शिक्षण के माध्यम से ही सीख रहे हैं, किसी क्लास में ही सीख रहे हैं। हम कई बार बिना क्लास के बिना किसी टीचिंग के भी सीख रहे होते हैं, वो भी एक प्रकार की लर्निंग होती है। ठीक है, प्लेग्राउंड में भी खेल के द्वारा भी हम कई बार सीख ही रहे होते हैं। ठीक है, तो इसका तीसरा सही हो जाएगा। 4 कह रहा है कि शिक्षण एक प्रकार का ज्ञान का अंतरण है जबकि इस अधिगम इसे प्राप्त करने के जैसा है। तो इसका 4 गलत हो जाएगा। 5 कह रहा है कि शिक्षण एक अंतःक्रिया है और प्रकृति में त्रिपदी है जबकि अधिगम एक विषय के अंतर्गत सक्रिय कार्य है। तो यस, इसका 5 भी सही है। इसका 2, 3, 5 करेक्ट हो जाएगा। इसका गलत था 1 एंड 4। निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण में प्रमुख व्यवहार है। इफेक्टिव टीचिंग में कौन सा एक मेन बिहेवियर होता है? तो हो जाएगा इंस्ट्रक्शनल वेराइटी, मतलब कि अनुदेशनात्मक विविधता। शिक्षण एक प्रक्रिया है जिसके लिए परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं ताकि अधिगम करता एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार करें और इच्छित लक्ष्यों का अनुभव करें।
शिक्षक शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए विविध अनुदेशनात्मक प्रविधियों का प्रयोग करता है। मतलब कि कोई भी जो टीचर है वो लर्निंग को बहुत ही इफेक्टिव बनाने के लिए इंस्ट्रक्शनल वैरायटी का प्रयोग करता है। नेक्स्ट है कथन और कारण दिया है। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है कि समस्त शिक्षण का उद्देश्य क्या होना चाहिए, क्या है कि अधिगम को सुनिश्चित करना होना चाहिए। तो बिल्कुल सही है, जितने भी टीचिंग है इनका मेन उद्देश्य होना चाहिए अधिगम यानी कि लर्निंग को सुनिश्चित करना। पहला करेक्ट हो जाएगा कथन। रीजन ये कह रहा है कि समस्त अधिगम शिक्षण का ही परिणाम है, यानी कि ऑल लर्निंग रिजल्ट्स फ्रॉम टीचिंग। जितना भी आज तक आपने सीखा क्या वो सब टीचिंग का परिणाम है? नहीं, तो इसका रीजन गलत है। हम लोग पीछे से भी यही देखते आ रहे हैं कि बिना टीचिंग के भी स्टूडेंट सीखते रहते हैं, ठीक है। तो इसका रीजन गलत हो जाएगा लेकिन कथन सही, क्योंकि जो अधिगम होता है यानी कि जो लर्निंग होती है ये अनुभव के द्वारा होती है, ठीक है, और अनौपचारिक तरीके से भी होती है, ठीक है। औपचारिक क्या हुआ कि आप स्कूल गए, आपको क्लास में टीचर ने पढ़ाया, वो हो जाएगा औपचारिक। लेकिन अनौपचारिक कभी आपने घर में सीखा, कभी आपने किसी प्लेग्राउंड में सीखा, आप बाहर घूमने गए, कहीं टूर पे गए, वहाँ पे कुछ सीखा, तो वो भी एक तरह का इनडायरेक्ट अनौपचारिक लर्निंग ही तो हुआ, आप अनुभव के द्वारा सीखते हैं। तो इसलिए इसका डी गलत था, मतलब कि कथन सही था एंड रीजन गलत था। निम्नलिखित में से कौन सा कथन समुच्चय शिक्षण मतलब कि सेट टीचिंग की प्रकृति और उद्देश्य का उत्तम ढंग से विवरण प्रस्तुत करता है? नीचे दिए गए कूट में से अपने उत्तर का चयन करना है। पहला कह रहा है कि शिक्षण और अधिगम अविच्छिन्न रूप से संबंधित है, यानी कि इंटीग्रली रिलेटेड है, टीचिंग एंड लर्निंग बिल्कुल करेक्ट है। दूसरा कह रहा है कि शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच कोई अंतर नहीं है, तो शिक्षण और प्रशिक्षण के बीच अंतर होता है, इसको हम लोग अभी पीछे डिस्कस भी किए हैं, तो इसका दूसरा गलत हो जाएगा। तीसरा कह रहा है कि समस्त शिक्षण का सरोकार छात्रों में कुछ प्रकार के रूपांतरण को सुनिश्चित करने से होता है, ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल सही है। डी कह रहा है कि समस्त अच्छा शिक्षण प्रकृति में औपचारिक होता है, तो अभी हम लोगों ने देखा है कि अधिगम अनौपचारिक भी होता है, इनफॉर्मल भी होता है, सारी टीचिंग फॉर्मल नहीं होती है, तो इसका डी गलत हो जाएगा। 4 कह रहा है कि शिक्षण एक वरिष्ठ व्यक्ति होता है, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा टीचर एक सीनियर पर्सन भी हो, आपसे छोटा भी हो सकता है वो, ठीक है, वरिष्ठ हो ऐसा कोई भी जरूरी नहीं है, तो इसका ई गलत हो जाएगा। एफ क्या कह रहा है कि शिक्षण एक सामाजिक कृत्य है, बिल्कुल अभी हम लोगों ने देखा। एंड अधिगम यानी कि लर्निंग क्या है, ये पर्सनल एक्ट है, व्यक्तिगत है, हम सीखते हैं अपने लिए सीखते हैं, ठीक है, तो एफ इसका हो जाएगा FAC नेक्स्ट है शिक्षा संप्रेषण से संबंधित समीपस्थ विकास मतलब कि प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट की अवधारणा किसके द्वारा डेवलप की गई थी? ये की गई थी लेव वाइगोस्की के द्वारा, और ये आप लोगों ने सीटेट में भी पढ़ा होगा। और वाइगोस्की के अनुसार जो समीपस्थ विकास का क्षेत्र होता है उसका मतलब है कि बच्चे के द्वारा स्वतंत्र रूप से किए जा सकने वाले तथा सहायता के साथ व्यवहार करने वाले कार्य के बीच जो होने वाला अंतर है वही होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। जो वाइगोस्की की थ्योरी है इसको हम सामाजिक संस्कृति सिद्धांत भी कहते हैं, और वाइगोस्की के अनुसार बालक का जो विकास है वो समाज के द्वारा होता है, और जो बालक है वो भाषा की सामाजिक अंतः क्रिया के द्वारा सीखता है, ठीक है। निम्नलिखित में से किस शोध पद्धति में नैसर्गिक परिवेशों तथा अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है? तो इसमें हो जाएगा केस स्टडी मेथड। केस स्टडी मेथड में क्या होता है कि शोध मतलब कि जो रिसर्च है उसमें नैसर्गिक परिवेश और अर्थप्रदायी प्रक्रियाओं पर बल दिया जाता है। नेक्स्ट है विद्यार्थी की कल्पना और उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व निम्नलिखित में से किसमें है? तो ये है केस मेथड ऑफ टीचिंग में। मतलब कि विद्यार्थी की जो कल्पना, उसकी जो इमेजिनेशन होती है, उसकी पहल को शामिल किए जाने का महत्व है शिक्षण की व्यष्टि विधि में, यानी कि केस मेथड में, केस स्टडी मेथड में। निम्नांकित सूची में से उन कथनों की पहचान कीजिए जिन्हें शोध साक्ष्यों से समर्थित प्रभावी शिक्षण के प्रमुख व्यवहारों के रूप में जाना जाता है। Which of the following are considered as key behaviors of effective teaching as evident from researches? पहला कह रहा है कि संरचना देना, जिसे आगे क्या कहा जाना है इसके विषय में व्यवस्था देने हेतु तो टिप्पणियां दी जाती हैं, तो इसका ऑप्शन ए गलत है। दूसरा कह रहा है कि प्रक्रिया और विषय वस्तु आधारित प्रश्न पूछना, दूसरा भी गलत है इसमें। तीसरा क्या कह रहा है कि शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है इससे संबंधित स्पष्टता, ठीक है, तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा करेक्ट।
डी क्या कह रहा है कि जो विद्यार्थी हैं, जो स्टूडेंट है, उनके आइडिया और अवदान को, मतलब कि उनका जो कंट्रीब्यूशन है उसको शिक्षक के द्वारा विषय प्रस्तुति में अपने द्वारा की गई प्रस्तुति में जोड़ना चाहिए। तो इसका डी गलत हो जाएगा। ये क्या कह रहा है कि अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की प्रस्तुति में प्रेजेंटेशन में प्रसरण होना चाहिए और लचीलापन फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो ई करेक्ट हो जाएगा। एफ क्या कह रहा है कि विद्यार्थी सफलता दर, जिसका तात्पर्य है कि, तो विद्यार्थी सफलता दर का तात्पर्य है कि विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा करते हैं। तो इसका ये भी करेक्ट है। इसमें हो जाएगा सी, ई एंड एफ, मतलब ऑप्शन बी। तो जो शोध साक्ष्य हैं उनसे समर्थित प्रभावी शिक्षण, इफेक्टिव टीचिंग के प्रमुख व्यवहार की बात करें तो इनमें आता है शिक्षक की प्रस्तुति किस सीमा तक असंदिग्ध है और इससे संबंधित अस्पष्टता शामिल होती है। अनुदेशनात्मक विविधता, जिससे तात्पर्य है कि शिक्षक की जो प्रस्तुति है इसमें प्रसरण होना चाहिए और लचीलापन होना चाहिए। और विद्यार्थी सफलता दर, इसका मतलब क्या है कि विद्यार्थी किस गति से अवबोध करते हैं, यानी कि अंडरस्टैंड करते हैं तथा अभ्यासों को सही ढंग से पूरा करते हैं, ये शामिल होता है। बहुविध प्रज्ञा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? हु अमंग द फॉलोइंग प्रपोज्ड थियरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसी? तो ये हो जाएंगे होवर्ड गार्डनर। और गार्डनर ने कहा था कि बुद्धि का स्वरूप एकाकी न होकर बहु प्रकार की होना चाहिए, और उन्होंने कुल 7 तरह की बुद्धि बताई थी। और ये जो 7 बुद्धि होती हैं वो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं और प्रत्येक के क्रियाशील होने के ढंग भी अलग अलग होते हैं। नेक्स्ट है, कक्षा में अधिगम कराने के लिए विद्यार्थियों के किस योग्यता स्तर का ध्यान रखना चाहिए? तो एवरेज लेवल का ध्यान रखना चाहिए टीचर को। कक्षा में अधिगम के लिए जो विद्यार्थी है, यानी कि स्टूडेंट है, इसकी एवरेज लेवल की योग्यता का ध्यान रखना चाहिए और सभी छात्रों से एक समान व्यवहार भी करना चाहिए टीचर को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और अपने अध्यापन के माध्यम से उन्हें स्पष्ट करना चाहिए कि आपके लिए सभी स्टूडेंट समान हैं और उनके साथ आपको समान व्यवहार भी करना चाहिए। शिक्षक बनने के लिए आप किस कथन से सहमत हैं? कोई रोजगार ना मिलना, ये तो गलत हो जाएगा। आराम के लिए बिल्कुल भी गलत है। मतलब इसका अर्थ क्या है कि कोई भी रोजगार नहीं मिला, क्या आप इसलिए टीचर बन रहे हैं? नहीं। आराम करना क्या इसलिए टीचर बनना है? तो ये भी पूरी तरह से गलत हो जाएगा। अधिक धन प्राप्त करने के लिए? नहीं। समाज में अधिक सम्मान प्राप्त करने के लिए, रिस्पेक्ट। तो इसका डी हो जाएगा सही। तो हम लोगों ने आज टीचिंग एप्टीट्यूड के 2nd चैप्टर को डिस्कस किया है और ये सिलेबस में एज इट इज़ मेंशन है, आप लोग चाहे तो जाके देख सकते हैं, ठीक है। इसे भी आप लोग ज़रूर देखिएगा। यहाँ से आपको क्वेश्चंस भी मिलेंगे और क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करना है उसकी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी। इसके लिए आप लोग प्रैक्टिस सेट को भी रोज़ सॉल्व करिए। साथ ही अदर सब्जेक्ट मतलब कि जनरल पेपर की भी प्रैक्टिस सेट हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें आज तक 6 पेपर करा दिए गए हैं। आप लोग उसे भी जाके ज़रूर देखिएगा। और यदि आप लोग जनरल इंग्लिश की, जनरल हिंदी की, इन सब की अलग अलग से भी प्रैक्टिस चाहते हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट सेक्शन में, हम लोग उसको भी डिस्कस करेंगे। और यदि सेशन हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिएगा। थैंक यू सो मच।